Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the second part of An Empire Across Three Continents. बच्चों, आज मैं तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य नामक पाठ के सेकंड सेशन के साथ आपके समक्ष हूँ. Dear students, in this session we will read about the early empire. हम साम्राज्य के आरंभिक काल की थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें गेन करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर. हम जो दो महान शक्तियाँ थी, रोमन साम्राज्य और ईरान, इनकी तुलना करेंगे. The three main players in the political history of the Roman Empire. This is the very important content of this session. And after that you will get an information regarding the succession to throne. किस तरह से रोमन एम्पायर में सक्सेशन यानी सिंहासन को प्राप्त किया जाता था, उसकी क्या विधि थी, वह कौन सी मेथोडोलॉजी को ऑप्ट किया जाता था. वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. एंड लास्ट वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑगस्टन एज. ऑगस्टस का जो शासनकाल था उसे किस रूप में याद किया जाता था वो हम समझेंगे. बच्चों, शुरू करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन अलॉन्ग विद द अर्ली एम्पायर. बेटा, ये आपके बुक के पेज नंबर 60 में से स्टार्ट होता है. आज हम पेज नंबर 60 और 61, ये दो पेज की में जो मैटर कंटेंट्स दे रखे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे. द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेसेस. सामान्य तौर पर जो रोमन साम्राज्य है उसको दो चरणों में बांटा जा सकता है, मोटे तौर पर. ठीक है, अर्ली एंड लेट, पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण इसे कह सकते हैं. डिवाइडेड बाय द थर्ड सेंचुरी एज अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड बिटवीन दैम. बेटा, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर, ये दो कैटेगरी में इसको टू फेसेस में इसको डिवाइड किया जाता है. और इन दो चरणों को, दो फेजेस के बीच में जो है वो तीसरी शताब्दी का समय आता है. ठीक है, तीसरी शताब्दी का जो समय, थर्ड सेंचुरी का समय, उन दोनों चरणों के बीच में आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में, हिस्टोरिकल वाटरशेड, दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है. इन अदर वर्ड्स, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर दैट द लेट एम्पायर. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, ठीक है, ये पूरी जो अवधि थी शुरू से लेकर के थर्ड सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट पार्ट तक, मेन पार्ट तक, वो कहलाएगा अर्ली एम्पायर. और उसके बाद वाला जो समय है, उसके बाद के जो पीरियड है, वो कहलाएगा लेट एम्पायर, परवर्ती साम्राज्य. तो ये यहाँ पर आप रोमन एम्पायर के जो को डिवाइड किया गया जो टू फेजेस में, उसमें थर्ड सेंचुरी एक मेन रोल प्ले करती हुई नज़र आती है. ठीक है, द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर एंड द पीरियड आफ्टर थर्ड सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द लेट एम्पायर. आई थिंक you have understood with this explanation. Now, dear students, in previous session already I have told about two main and important power of that continent, which was Roman Empire and another one was Iranian Empire. So through this slide we will try to understand about the major differences between the Roman and Iranian Empire and what were that major differences between both. So they were, the Roman Empire had a diverse population as compared to that of Iran. बच्चों, रोमन एम्पायर के पास कि जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से अगर कहें तो विविधतापूर्ण था रोमन एम्पायर. किस कंपैरिजन में? ईरान की तुलना में. The Parthian and Sasanian dynasty that ruled Iran in this period and ruled largely over the Iranian population, whereas the Roman Empire was
a variety of territories and cultures bound by the common system of government. Many languages were spoken in the Roman Empire, but for the administrative purpose, only Greek and Latin were used. This is a very important content, very important thing about the language. Okay, the upper class of the East spoke Greek and those in the western part spoke Latin. Okay, जो बेटा ईस्टर्न पार्ट के लोग थे वो ग्रीक और वेस्टर्न पार्ट के लोग लैटिन लैंग्वेज को बोलते थे. All the people in Roman Empire were subjects to single ruler, the emperor, irrespective of where they lived and what language they spoke. This is the main feature of the Roman Empire. Okay, now we have to understand through this map. According to this map, I am going to explain here about the language. Okay, already I have told that the many languages were spoken in the empire, but for this for the purpose of administration, Latin and Greek were the most widely used. Okay, indeed the only languages. The upper class of the East, okay, upper class of the East spoke and wrote in Greek, and those in West they were used Latin. And the boundary between these broad language areas ran somewhere across the middle of the Mediterranean between African and provinces of त्रिपोलितानिया. बेटे नीचे में आपको यहाँ पर देखिएगा यह त्रिपोलितानिया आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिपोलितानिया. ठीक है, एंड बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ त्रिपोलितानिया एंड साइरेनाइका. ये साइरेनाइका देखो, ये यहाँ पर बेटा त्रिपोलितानिया में यहाँ पर लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता था. ठीक है, और साइरेनाइका में ये ग्रीक लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता था. तो ये कह रहा है कि ऑल दोज हु लिव्ड इन द एम्पायर, ये जितना भी चीज़ था बेटा ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था. तो ये जितने भी ये त्रिपोलितानिया हो, साइरेनाइका हो, या फिर इस एरिया में रहने वाले लोग हों, या इस पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो सभी के सभी भले ही डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन वो सारे किसके प्रति वफादार थे, किसके प्रति समर्पित थे? उनका एक ही रूलर था, एक ही राजा था. बच्चों मैं आपको इसको और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो महान शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में बेटा. जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ साम्राज्य है ना, एक तो हो गया आपका ये यूरोपियन और ये हो गया अफ्रीकन. ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका. तो थ्री कॉन्टिनेंट की बात है. तो एक है वेस्टर्न एशिया जहाँ से ईरानियंस की एंट्री होती है. ठीक है बच्चों, ये दो महान शक्तियाँ जो रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य है, उनकी तुलना की जा रही है. तो सांस्कृतिक दृष्टि से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रोमन एम्पायर है वो कहीं ज़्यादा उसमें आपको वैराइटीज़ या डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और वो काफ़ी रिच है कल्चर के मामले में, वो काफ़ी रिच है. ठीक है, और इसी अवधि के दौरान क्या हुआ कि जो पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंश जो थे उन्होंने ईरान पर शासन किया था. पार्थियाई और ससानी, हम इस चैप्टर में ससानीज के बारे में भी पढ़ेंगे, जो उन्होंने ईरान पर शासन किया था, और जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी ही थे. ठीक है, इसके विपरीत जो रोमन एम्पायर था उसमें ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी संस्कृतियों का वो मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. एक ही सरकार थी, एक ही एम्परर था, एक ही राजा था. वो सब उस राजा के माध्यम से अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग क्यों ना हो, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी को कंडक्ट करने वाले क्यों ना लोग हों, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग क्यों ना हो, अलग अलग कंटिनेंट में रहने वाले क्यों ना लोग हों, वो सभी के सभी आपस में जुड़े हुए थे. और मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ कि यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती थी. अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ लैटिनी और ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. जो ईस्टर्न पार्ट में जो उच्च वर्ग होता था बेटा, ठीक है, अपर क्लास, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता था? वो ग्रीक लिखता भी था और बोलता भी था. और जो वेस्ट पार्ट में रहते थे वो लैटिनी, है ना, लैटिनी जिसको लातिनी कहते हैं, वो ये जो त्रिपोलितानिया है उसके हिसाब से
यहाँ पर बोली जाती थी। और जो इस तरह से इन दोनों भाषाओं की एक सीमा रेखा जो थी बेटा, वो भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार होती थी। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ से अगर हम इसको लाइन को खींच दें तो इधर वाले जो लोग हैं ये लैटिनी भाषा का यूज़ करेंगे, ठीक है, लैटिनी, और यहाँ पर ग्रीक। ठीक, ये भूमध्य सागर, त्रिपोलितानिया को इस साइड कर लिया वेस्टर्न साइड में, सायरेनाइका को ईस्टर्न साइड में। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी लैटिनी और यहाँ पर आ जाएगी ग्रीक लैंग्वेज। ये हो गया ईस्टर्न पार्ट और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। तो इस तरह से लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती थी। लेकिन याद रखें, सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थी। ऑल दोज हु lived in the empire were subjects of a single ruler, the emperor, regardless of where they lived and what language they spoke. ओके, तो ये हमने देखा दोनों एम्पायर के बीच में डिफरेंसेस। The regime established by Augustus, the first emperor in 27 BCE was called the Principate. बच्चों, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है कि प्रथम सम्राट कौन था, हु वॉज द फर्स्ट एम्परर। तो आपको लिखना है फर्स्ट एम्परर कौन था, आगस्टस, जिसने इस राज्य को स्थापित किया था। उसे प्रिंसिपेट भी कहा जाता था। हु वॉज नोन ऑल्सो विद द प्रिंसिपेट, वो प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता था। ऑल्दो आगस्टस वॉज द सोल रूलर and the only real source of authority. Okay, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, not the absolute ruler. बच्चों, यदि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, ओके, ही वॉज सोल रूलर एंड ही वॉज ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अगर ये सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वो केवल एक प्रमुख नागरिक है, वो केवल एक लीडिंग सिटीजन है। इस कल्पना को भी जीवित रखा गया था, ठीक है, लेकिन वह एक निरंकुश शासक बिल्कुल नहीं था। ही वॉज नॉट एब्सोल्यूट रूलर एंड दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सीनेट। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए भी किया गया था। बच्चों, एक प्रमुख नागरिक का जो तमगा है उसको दिया गया था, वो ऐसा क्यों दिया गया, ताकि जो सीनेट के प्रति जो सम्मान है लोगों में वो बना रहे। और सीनेट होता क्या था, सीनेट क्या था उसको समझिएगा। द बॉडी, सेनेट वॉज द बॉडी विच हैड कंट्रोल्ड रोम अर्लियर इन डेज व्हेन इट वॉज अ रिपब्लिक। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, उस समय सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। अब ये रिपब्लिक क्या होता है उसको समझ लीजिए। रिपब्लिक यानी गणतंत्र, है ना, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता जो है सेनेट नाम के निकाय में निहित थी। और सेनेट में कौन लोग होते थे, धनवान परिवार के लोग, एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात या एलिट ग्रुप भी कहा जा सकता है, ठीक है। और अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें तो जो गणतंत्र है, अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नाम की संस्था के माध्यम से चलता था। राजा तो रहता था, सम्राट रहता था, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों चलती थी, सेनेट के हाथों चलती थी, ठीक। गणतंत्र जो था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का जो ये दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। बेटा, दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट टू द पेज नंबर 60। ओके, देयर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंटेंट। आप यहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और जो बेटा जो सेनेट की जो मेंबरशिप होती थी, तो मेंबरशिप ऑफ सेनेट वाज फॉर लाइफ, ये पूरे जीवन भर चलती थी। और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। ओके, एंड वेल्थ एंड ऑफिस होल्डिंग को काउंटेड फॉर मोर देन बर्थ। जन्म की अपेक्षा धन है, पद प्रतिष्ठा, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये एक रिपब्लिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो बेटा आपने देख लिया। इसमें मैं अगर आपको बात बताऊं कि
कौन कौन थे जो मेन प्लेयर के रोल में काम कर रहे थे? तो देयर वर थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर. ओके, फर्स्ट वन द एम्परर हु वाज नोन एज प्रिंसिपेट, जैसे मैंने आपको बतलाया. सेकेंड वन वाज द सीनेट विच रिप्रेजेंटेड द वेल्थी फैमिली ऑफ रोम एंड इटालियन डिसेंट, मोस्टली लैंड ऑनर्स. ओके, ये जो लैंड ऑनर्स होते थे, रिच फैमिली को बिलोंग करने वाले होते थे, ये थे. और बेटा थर्ड था, यहाँ पर आप इस पेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीनेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है ना. ये होते कौन थे? द बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी, द वेल्दियस्ट फैमिली ऑफ रोमन एंड लेटर इटालियन डिसेंट्स, mainly landowners. And most of the Roman histories that survive in Greek and Latin were written by people from the senatorial background. बच्चों, ये सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें जो कुलीन और अभिजात वर्ग थे, यानी मुख्यतः रोम के जो धनी लोग थे, उनके परिवारों का इसमें प्रतिनिधित्व था. लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि इसमें इतालवी मूल के भी लोग आने लगे, इसमें इटालियंस भी यहाँ पे शामिल होने लगे. और ये वही लोग थे जिन्होंने रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें, ठीक है, जो रोमन हिस्ट्री दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय पीपल, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी. It is clear that emperor were judged by how they behave towards the senate. बच्चों, यहाँ सम्राट की परख किस बात से होती थी? मैं आपको बतला रहा था कि थ्री मेन प्लेयर्स कौन थे. तो पहला था एम्परर, सेकंड था सीनेट, और थर्ड थी वहाँ की आर्मी. ठीक है, आर्मी के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बट फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्परर एंड सीनेट, कि एम्परर और सीनेट के बीच में कैसे संबंध थे या होने चाहिए थे. सम्राट की परख कैसी होती थी? इट इज क्लियर दैट एम्परर वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट. सम्राट की बात इस परख से होती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं. ठीक है, द वर्स्ट emperors were those who were hostile to the senatorial class and behaving with suspicion or brutality and violence. सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, या उनको शक की नज़र से देखते थे, या फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे. उन्हें जो है वर्स्ट एम्परर्स की कैटेगरी में रखा जाता था. एंड मैनी सेनेटर्स yearn to go back to the days of the republic, but most must have realized that this was impossible. ओके, कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, जहाँ पर रिपब्लिक एक जो बैकग्राउंड था किसका, जहाँ पर उसको रूल किया जाता था, उसका रिपब्लिकन पार्ट ऑफ दैट एम्पायर, उसमें वो चाहते थे कि वापस वे गणतंत्र युग में आ जाए, रिपब्लिकन मोड में आ जाएं. लेकिन कई अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास हो गया था कि अब ये काम असंभव है, क्योंकि अभी रिपब्लिक पार्ट से निकल करके अब वो एक ऐसे फेज में एंट्री कर चुका था जहाँ से वापस जाना अब उसके लिए इम्पॉसिबल था. नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूल वाज द आर्मी, जैसा मैंने आपको बतलाया. Now I am going to give an information regarding the army. The army, which was a paid and professional army. Okay, ये इसको तनख्वाह दी जाती थी, प्रोफेशनल आर्मी थी बेटा रोमन एम्पायर की. Where soldiers had to put up 25 years of service. The existence of paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. Okay, and the army was the largest single organized body of the Roman Empire. ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी थी रोमन एम्पायर की. एंड इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ एम्परर. ओके, एंड द आर्मी वाज हेडेड बाय द सेनेटर्स. ये आपको समझना चाहिए. एंड इट कैन बी सेड दैट द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर. ये बेटा ये जो तीनों लोग थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एम्परर, सीनेट और आर्मी. यही थ्री मेन प्लेयर्स थे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर के। बच्चों, जो सम्राट और सेनेट के बाद में साम्राज्य के शासन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो तीसरी थी वो थी सेना। और रोमन एम्पायर में जो भर्ती वाली जो सेना थी वो रोम की एक प्रोफेशनल आर्मी थी, एक व्यावसायिक सेना थी। उसको पेमेंट किया जाता था, सैनिकों को वेतन दिया जाता था और कम से कम 25 वर्ष तक उसको सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है। और एक वेतनभोगी सेना का होना वाकई ये यानी जिस रोमन एम्पायर में एक पेड आर्मी का होना ये एक उसकी बहुत बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर था, ये उसकी बड़ी खास विशेषता थी रोमन एम्पायर की। और सेना साम्राज्य में एक सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, है ना, ये सबसे बड़ा निकाय थी। और निश्चित रूप से जब ये बहुत बड़ा निकाय थी, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं सम्राट के भाग्य का भी निर्धारण करने की शक्ति रखती थी। अगर सेना एक तरफा हो जाती तो एम्परर का जो है हटना तय ही मान लिया जाता था। सैनिकों बेहतर वेतन के लिए, सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। ठीक है। बेटा, रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो उसमें वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है। और सेनेट सेना से घृणा करती थी, याद रखना इस बात को। जो सेनेट के प्रति जो सहानुभूति रखने वाले इतिहासकार हमें सेना की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सेनेट सेना के प्रति घृणा करती थी और उससे डरती थी। क्यों? क्योंकि वो प्राय हो सकता था कि वहाँ पे कोई हिंसा को वो पैदा कर दे, कोई हिंसात्मक गतिविधि को शुरू कर दे, तो इस हिसाब से वो डरती थी। और विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की जो स्थिति थी, जहाँ से हमारा इस रोमन एम्पायर को दो फेज़ में डिवाइड किया गया है, वहाँ से ये बड़ी तनावपूर्ण स्थिति थी जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। पेमेंट कम नहीं कर पा रही थी सरकार। तो क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं सेना जो विद्रोह ना कर दे, वायलेंस ना कर दे, अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस को क्रिएट ना कर दे। तो इस वजह से सेना के दबाव में आकर के कह लीजिए सरकार टैक्सेस को बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस को इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि उससे मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी हो गया था। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, टू सम अप द एम्परर, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द थ्री मेन प्लेयर। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अब इस स्लाइड में आप यहाँ देखिएगा कि अब हम यहाँ पर जो बेटा ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखते हैं, सक्सेशन को। सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर। हम जानेंगे बेटा कि किस तरह से वहाँ पर सिंहासन को प्राप्त किया जाता था, गद्दी किस तरह से प्राप्त की जाती थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेशन एक्सेप्ट फॉर द नोटोरियस ईयर 69 CE when four emperors mounted the throne in quick succession, the first 2 centuries were on the whole free from civil war and in this sense relatively stable। बच्चों, एक ऐसा वर्ष जो 69 कॉमन एरा का था, जब एक के बाद एक कुल मिलाकर के 4 सम्राट गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है। पहली 2 शताब्दियों में कोई ग्रह युद्ध नहीं हुआ। ये फर्स्ट 2 सेंचुरी वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम द सिविल वार, कोई ग्रह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत क्या रही, वहाँ पर शांति बनी रही। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट। सिंहासन प्राप्त करना शायद ये पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था, फैमिली डिसेंट पर आधारित था, आइदर नेचुरल और एडॉप्टिव, एंड इवन द आर्मी वाज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल। बच्चों, पिता का राज्य पुत्र को ही मिलता था, चाहे वो नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हो, चाहे अडॉप्टिव सन हो या नेचुरल या नैसर्गिक उसका बेटा हो। तो इस तरह से उत्तराधिकारी उसका या तो दत्तक पुत्र होता था या तो उसका खुद का बेटा होता था। एंड इवन द आर्मी वाज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल।
और बच्चों खास बात तो यह है कि सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। ऐसा नहीं कि राजा ने कोई अगर इस तरह का प्रपोजल रखा तो उसको डिनाई कर दिया, उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, नहीं, सेना भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। फॉर एग्जाम्पल टिबेरियस Tiberius, the second in the long line of Roman emperor, was not the natural son of Augustus, the ruler who founded the principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. बच्चों टिबेरियस जो था, जो रोम सम्राटों की लंबी कतार में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला कौन था? अगस्टस। अगस्टस ने टिबेरियस को गोद लिया था, वो उसका अपना पुत्र नहीं था, उसने उसको गोद लिया था, लेकिन जो पारिवारिक वंशक्रम था और जो पिता के बाद उसका पुत्र वहाँ बैठता था गद्दी पर, तो उसको फॉलो यहाँ पर किया गया था। तो आप समझ लीजिएगा कि पिता के बाद जो राज्य है उसके पुत्र को ही मिलता था। बेटा हम अगस्टस के बारे में जान ले। Augustus' age is remembered for the peace it ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. बच्चों जो अगस्टस का शासनकाल है वो शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। ठीक है। द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्राजन fruitless occupation of territory across the Euphrates in the year 113 to 17 Common Era, abandoned by his successor. साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजन ने ही किया था, वो भी 113 से 17 के बीच में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के जो आसपास के जो क्षेत्र थे बेटा उस पर उसने कब्जा भी कर लिया। लेकिन ट्राजन के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए, उसके सक्सेसर्स आए, उन्होंने उन इलाकों को छोड़ दिया। बच्चों आज के इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गेन किया। उम्मीद है कि आज का ये आपको सेशन या आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।